हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। मैं अली वारिश खान आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जेई एडवांस और नीट के बच्चों के लिए रहेगा। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई एडवांस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारे कवर हो और उसी से आपका पेपर अरेंज हो। ठीक है बेटा, और हमें जो सिलेक्शन लेने के लिए अगर पढ़ना होता है तो हमें बेसिक क्लियर करना होता है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा बेसिक के ऊपर कि आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा आपका उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना बेसिक पे काम करोगे आपकी क्वेश्चन को लेके एक्यूरेसी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ने से आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम केमिस्ट्री में आपको बताने से स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें हम बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? तीन पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, देन सेकेंड पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन थर्ड पार्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हमारे तीनों पार्ट का अलग अलग वेटेज है। और एक बात को याद रखना बच्चों कि जो हमारा पहला पार्ट है वो दूसरे के साथ डील नहीं करता है और जो दूसरा पार्ट है वो तीसरे के साथ डील नहीं करता है। सारे पार्ट अपने आप में अलग हैं, तो ये अलग अलग चैप्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो इनको तीनों को अलग अलग तरीके से सीखना है और अच्छे से इन पे वर्क करना है। और ध्यान रखना बेटा, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उस पर पूरा फोकस करना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे उन क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है। समझे? तो मूव करते हैं। तो हेडिंग डालिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम सारा पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं वन शॉट कि हमें क्या क्या सिलेबस के अंदर टॉपिक है, क्या कवर करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम बात करेंगे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट हम बात करेंगे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरे की हम बात करेंगे इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक को स्माइल के साथ बनाना, क्योंकि हमें स्माइल के साथ इसको सीखना होता है। ठीक है, तो टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। नंबर एक, पहला चैप्टर हमें फिजिकल में पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपको फिजिकल में अगर किसी से क्वेश्चन मिलेंगे तो इस चैप्टर से मिलेंगे। तो इस चैप्टर पे बेटा हमें पूरा जी जान लगा देना है कि अगर आपको मोल कंसेप्ट को डीलिंग समझ में आ गई तो आपको कभी भी टाइट्रेशन का क्वेश्चन आएगा या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। जितने भी टफ सेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो इसकी डीलिंग से बनते हैं। कितना मोल टूटा, कितना बना, कहां से कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, वो सब मोल के साथ डील करता है। ठीक है, देन सेकंड आता है इसमें हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे इसमें रिडॉक्स। रिडॉक्स के बाद हम बेटा इसमें बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद हम बात करेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम इसमें बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम इसमें बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। वैसे थर्मोडायनेमिक्स के बाद आना था थर्मोकेमिस्ट्री, बट चलो कोई बात नहीं। थर्मोकेमिस्ट्री, देन हम उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन हम उसके बाद इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ओके। देन हम इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, ये तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। देन इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी,
उसके बाद इसमें आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका आता है इसमें हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद इसमें आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद इसमें आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद कुछ टॉपिक और है, जैसे आपने एनसीईआरटी से बाहर देखा होगा सोल्ट एनालिसिस। देन अब एडवांस की बात कर लेते हैं। कुछ टॉपिक हमारे एडवांस के जो हमें एडवांस के अंदर भी बात करनी है, जैसे एस ब्लॉक। जिस टॉपिक पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो एडवांस के लिए, बाकी सारे टॉपिक नीट और हम जेई की बात कर सकते हैं। एस ब्लॉक के बाद इसमें आता है दूसरा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के बाद इसमें आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी के बाद आता है इसमें रियल गैस और आइडियल गैस। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टार वाले हमारे किसके हो गए बेटा, एडवांस के लिए। अगर कोई भूल चूक में रह गया उसको देखेंगे बाद में। देन अब ऑर्गेनिक के अंदर बात कर लेते हैं। पहला आता है इसमें आईयूपैक, नोमेनक्लेचर। दूसरा आता है आइसोमेरिज्म। क्या आता है बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद जो अगला टॉपिक आता है आपका वो होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोर्ड ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद इसमें आता है बेटा आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद इसमें कौन आता है बेटा, हाइड्रोकार्बन जैसे कंप्लीट होगा देन उसके बाद कौन आएगा आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नेक्स्ट आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देन उसके बाद इसमें आता है बेटा आपका एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये सारे चैप्टर किसमें हो गए बेटा। देन उसके बाद इसमें आता है जो हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद आता है इसमें अमाइन, अमाइंस की बात करेंगे। देन उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। ठीक है, जो भी कोई भूल चूक में रह गया उसको बाद में देख लेंगे। वैसे आपका रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, ये सब बचा हुआ है भी। जैसे जैसे आएगा वो सब इनके अंदर इंक्लूड है, उसको हम बाद में अलग अलग टॉपिक बना के डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस को हमें कवर करना बेटा। अब हमारा बच्चा चाहे 13 नीट में हो या 13 जेई में हो, आपको जो स्टार नहीं लगा है इसको अलग, सब आपको नीट वालों को भी पढ़ना है और जेई वालों को भी पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देन फिजिकल के बाद हम इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, देन ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए बेटा मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। मोल कंसेप्ट, बेटा मोल कंसेप्ट को सीखने के लिए ये पूरा सिखाएगा बेटा। मोल्स क्या है, मोल्स इज अ नंबर। मोल्स क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है एंड इट्स वैल्यू इज Na। और Na को क्या लिखा जाता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान रखो बेटा 6.022 10 की पावर 23 ये एक मोल की वैल्यू होती है। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले मास आना चाहिए। तो हम जैसे बात करते हैं बेटा, मोल्स को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम मोल्स की बात करें जनरली, ठीक है, हम मोल्स को 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा? 4 तरीके से। नंबर 1, जब आपके पास मास गिवन होता है, गिवन मास, और गिवन मास को किससे डिनोट करते हैं बेटा? W से। फिर उसके बाद दूसरा आता है, गिवन मास के बाद आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्सेट्रा, आपको गिवन हो बेटा, ठीक है। और तीसरा हम बोल सकते हैं जब आपको वॉल्यूम गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा? गिवन वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम हमारा 3 कंडीशन पे हो सकता है। कितने कंडीशन पे हो सकता है बेटा? 3 कंडीशन पे। एक आपका एसटीपी कंडीशन पे हो सकता है, एक आपका एनटीपी कंडीशन पे हो सकता है, एक एसएटीपी कंडीशन पे हो सकता है, ठीक है। और लास्ट हो सकता है आइडियल गैस। आइडियल गैस, और आइडियल गैस क्या होती है बेटा? आपकी पीवी इक्वल टू एनआरटी, और ये जो एनएफ बेटा मोल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हमें इनसे पहले बहुत सारी चीजों को सीखना है, तभी हम मोल्स को निकाल पाएंगे। तो इनको निकालने से पहले बेटा किसके लिए निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट्स के लिए या कंपाउंड्स के लिए या मैटर के लिए। तो हम पहले बात करेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? अगर हम किसी भी मैटर के लिए मोल्स निकालेंगे तो वो मैटर के अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो उसके अंदर मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मैटर्स की बात करेंगे तो मैटर्स हमारा 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बेटा? 2 तरीके का। नंबर 1 होता है प्योर, और एक क्या होता है बेटा? मिक्सचर। प्योर की मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारा 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2। एक होमोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और बेटा दूसरा क्या हो सकता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैटर की बात अगर आपसे पूछी जाए कि मैटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? जो स्पेस और मास दोनों को ऑक्यूपाई करता हो। ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि मैटर क्या होता है? जो मास और स्पेस दोनों को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है? आपका मैटर। मैटर कितने तरीके हो सकता है? 2, प्योर और मिक्सचर, समझे? तो बेटा हम प्योर की बात करें तो प्योर में हम बात कर सकते हैं, प्योर में आपका कंपाउंड हो सकता है और एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब एलिमेंट्स की बात करें बेटा, एलिमेंट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और तीसरा क्या बोला बेटा हमने? बोलो बच्चा, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इसको हम पूरा आगे पढ़ेंगे। मेटल क्या होते हैं बेटा? जनरली सॉलिड होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लो। सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? ना तो पर हाँ, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा? इनका लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ना ही वो सॉलिड होते हैं और ना ही आपके बेटा नाइदर सॉलिड नॉर भी क्या बोल सकते हैं बेटा? लिक्विड या फिर गैस। ना वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और ना वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटलॉइड्स। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर
फिक्स मास कंपोजिशन होती है, मास कंपोजिशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड। और कंपाउंड जनरली ये जो होते हैं बेटा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जनरली बोला है 99.9%, मैं 100% नहीं बोल सकता, ठीक है बेटा। हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में आप बात कर सकते हो जो एग्जिस्ट इन मल्टी लेयर फॉर्म, ठीक है, या 2 और मोर देन 2 component system is called, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है तो आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर प्लस सैंड। हम तीनों को अगर ऐड कर दें तो ध्यान रखना बेटा तीनों की अलग अलग लेयर मिलेगी। अगर नीचे आपका सैंड है, बीच में आपका वाटर रहेगा, उसके ऊपर कौन रहेगा बेटा, ऑयल रहेगा, तीनों की लेयर अलग अलग होगी, हम तीनों को सेपरेट कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे उसको हम अपनी आंखों से विजिबल रेंज में देख भी सकते हैं। बट होमोजीनियस को हम विजिबल रेंज में नहीं देख सकते, कांट बी सेपरेट इन रूम टेम्परेचर, ठीक है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, इसको बोलेंगे सिंगल लेयर फॉर्म, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं मोनो लेयर, जिसके अंदर डिसोल्व करने के बाद कौन सी लेयर बनी, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, यहाँ पर अगर एग्जांपल लेना चाहो, एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, याद करो अगर आपने पढ़ा होगा शुगर प्लस वाटर एक्सेट्रा, नींबू भी मिला सकते हो उसमें, लेमन वगैरह भी मिला सकते हो, नमक भी मिला सकते हो, और आफ्टर डिसॉल्विंग सबका जब एक सॉल्यूशन बन जाए तब उसमें आप देखना कि सबकी एक लेयर होगी। क्या डिसॉल्व करने के बाद आप उसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर नींबू होगा, यहाँ पर आपका नमक होगा, यहाँ पर आपका ये वगैरह वगैरह, नहीं कर सकते ना। हाँ, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने ये सारी बातें वन शॉट में डिस्कस कर ली है बेटा। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि अगर हमें किसी के मोल्स निकालने तो किसी मैटर के ऊपर हम काम करेंगे तो हम कंपाउंड के अंदर कैसे मोल्स निकाल सकते हैं, एलिमेंट के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, या कोई आपको मिक्सचर बना के दिया है उसको बोलेगा सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, एक्स वाई जेड कुछ बोलेगा, उसके अंदर हम मोल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए था कि जो हमारा मैटर है वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है। होप सो, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं मास। तो पहले हम मास के ऊपर बात करेंगे, तो मास कैसे निकालते हैं, पहले हम मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, अभी हमने मोल्स को कहाँ रख दिया है, साइड लाइन कर दिया है। पहले हमें मास निकालना है, किसी का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब हमें सीखना है। तो पहले हम मास निकालना सीखेंगे। जैसे तो मास निकालने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए जैसे मैंने सीरियल नंबर में लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने उसका सिंबल, ठीक है, सिंबल लिख दिया, फिर उसका एटॉमिक मास। इस तरीके से एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, इसका सिंबल एटॉमिक नंबर 1 सिंबल हाइड्रोजन, मास 1, 2 3 4 के बाद क्या था बेटा 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 2 3, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है बेटा। तो देखो कैसे हाइड्रोजन, दूसरा कौन आता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद कौन आता है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, Mg, मैग्नीशियम। 13 में कौन आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और चलो 20 यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेशियम। और यहाँ पर 20 नंबर को लिखो बेटा, 20 नंबर पे आपका आता है एटॉमिक नंबर 20 पोटेशियम और उसका मास। ठीक है, कैल्शियम और उसका मास आता है 40। ठीक है बेटा, तो अब इनका मास लिखते हैं। देखो इसका लिखने का आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा, ट्रिक, हम ट्रिक से काम करेंगे और ट्रिक जहाँ वैलिड नहीं होगी वहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करना होता है। देखो बेटा, जो हमारी ट्रिक होती है ना सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जहाँ तक हमारी ट्रिक चलती है तब तक हमारा थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट दोनों मैच कर जाते हैं। जहाँ हमारी ट्रिक फेल हो जाती है वहाँ एक्सेप्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे थियोरेटिकल ट्रिक एक्सपेरिमेंटल के बराबर नहीं आती है, इसलिए वो एक्सेप्शन हो जाता है। तो उस केस में हमें याद रखना होता है ना। जैसे हाइड्रोजन, अगर हमारे पास दो तरीके के एटॉमिक नंबर आएंगे, एक तो इवन एटॉमिक नंबर, इवन का मतलब होता है बेटा वो जो 2 से डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाता है, समझे? तो 2 से जो डिवाइड हो जाएगा उसको इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 22 24 26 लाइक दिस करके, है ना। तो अगर हो जाएगा तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे बेटा? एटॉमिक मास बराबर क्या होगा 2n, उसका सीधा डबल कर देंगे। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा बेटा आपका एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर आप ले रहे हो। लेकिन जिसके लिए रूल नहीं वैलिड होगा वो एक्सेप्शन बन जाएगा। दूसरा एटॉमिक नंबर क्या आ सकता है? ओड। कौन सा आ सकता है बेटा? ओड। तो ओड एटॉमिक नंबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर में क्या होता है बोलो बच्चा? ओड एटॉमिक नंबर में वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एक्सेट्रा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? एटॉमिक मास बराबर कितना आएगा बेटा? 2n, उसके डबल में 1 ऐड कर देंगे। मतलब उसके मास जो एटॉमिक नंबर उसको डबल कर दो, डबल में 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो उसको हमें करना है। ये हमारे पास दो ट्रिक है बेटा, इन ट्रिक को याद रखना। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो हीलियम इवन है, उसका डबल कर दो 4 आ जाएगा। लिथियम का बोलो बच्चा 7 आएगा। देखो हाइड्रोजन फॉलो नहीं करेगा, ओड है, चलिए आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितना था 1, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेंगे। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर स्टार लगाएंगे उसको हमें याद करना है। ठीक है, ऐसी बेरिलियम का कितना आना चाहिए? इवन 8, लेकिन आता कितना बेटा? 9। ये भी एक्सपेरिमेंटल हमें याद करना पड़ेगा। बोरोन का कितना आता है? 11। कार्बन का कितना आता है? 12। नाइट्रोजन का आता है 14, तो इस पे भी स्टार लगाना पड़ेगा। वह जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा है वो हमें याद रखना पड़ेगा। इसका कितना आता है? 16, इसका कितना आता है? 19, इसका कितना आता है? 20, इसका कितना आता है? 23, इसका कितना आता है? 24, इसका कितना आता है? 27, इसका कितना आता है? 28, इसका कितना आता है? 31, इसका कितना आता है? 32, इसका कितना आता है? 35.5, तो इस पे स्टार लगा लेना। आर्गन का कितना आता है बेटा बोलो? आर्गन का आता है 40, इस पे स्टार लगा लेना। जबकि इसका एटॉमिक 18 है, 36 आना चाहिए, तो आ कितना रहा? 40, और पोटेशियम में कितना आता है? 39। तो बेटे ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको मास और ये याद हो जाने चाहिए। देखो इससे ऊपर जो भी बड़ा एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा तो उसका मास आपको गिवन करके चलेगा, उसका एटॉमिक नंबर भी बताएगा। बट बाय द वे इनसे आता है तो कई बार चीजों को हाइड कर देता है, तो आपको ये एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए। जिस तरीके से हमारे याद है वैसे आपके भी याद हो जाने चाहिए, और विद मास के साथ। अगर नहीं याद हो रहे तो ट्रिक याद करो, ट्रिक के साथ आप एटॉमिक नंबर याद करो। अगर तुम्हारे एटॉमिक नंबर याद हो जाता है तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो, और जिस पे स्टार लगाया उस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो।
देखो बेटा, मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं जिसमें आपको मास निकालना है उनके नाम के साथ। पेपर में आपको डायरेक्ट कई बार क्या होता है ना, आपको इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी गिवन नहीं होगा, सीधा नाम बोलेगा कि ब्लू विट्रोल, इसका इतना अमाउंट है, बताओ कितने मोल्स होंगे। तो आपको ब्लू विट्रोल के बारे में पहले पता होना चाहिए होता क्या है, तो उनके नाम के साथ मैंने लिखे हैं। और मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया H2SO4, बोल रहा है कि इसका मास बताइए, और इसका नाम होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड इसका दूसरा नाम होता है बेटा किंग ऑफ एसिड। जो एसिड अटैक की घटनाएं होती है ना, वो इसी एसिड से होती है, और जो बैटरी वगैरह में भी यूज करते हैं वो यही एसिड होता है। तो कैसे निकालना है बेटा, आपको किसी का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स है उनको सबको ऐड कर दो, H प्लस S प्लस O ले लिया बेटा। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 लगा दो, इसमें सल्फर कितना, 1 लगा दो, ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 लगा दो। अभी हमने टेबल पढ़ा था, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16 × 4, टोटल कितना हो जाएगा, सम करोगे 2 + 32 + 64 बराबर कितना आ जाएगा 98। ये आपका बेटा आंसर आएगा, कितना आएगा बेटा 98। तो आपको इसी तरीके से करना। अच्छा अभी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको इसमें वाटर दिख रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, पहले आपको इसका निकाल लेना है, फिर वाटर का अलग निकाल देना है, और 5 से जो वाटर का निकल के आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके और उसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं अभी, आप इसको अगर नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल करके समझा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। डस्टर किधर गया भाई, एक एग्जांपल हमने उठा लिया पहले वाला, फर्स्ट वाला, CaSO4.5H2। अगर इस टाइप का एग्जांपल है कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के एटम लिखो, Ca प्लस S प्लस 4 × ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पे 5 ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2H प्लस और ऑक्सीजन। ऐसे करना था बेटा, ठीक है। तो एक कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस 32 प्लस 60 × 4, 64 हो जाएगा, 64 प्लस इसका हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 प्लस 16, यही आएगा बेटा। अब इसको ऐड ऑन करो, कितना हो गया, चलो इनको ऐड कर लेना, 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस ये 16 × 2 18, 18 5 ज़ा 80। अब इनको सबको ऐड कर लो, जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको ऐड करो, तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, चलो जो भी आएगा आपका आंसर निकाल देना है, वो समथिंग जो भी आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा, इस तरीके से करना, बहुत ही आसान है। आपको कोई यहाँ पर दिक्कत आती है तो बेटा हम अगले लेक्चर में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने 17 तक लिखा है, अभी और भी बाकी है, जैसे ग्लूकोज आ गया, सुक्रोज आ गया, यूरिया आ गया, इनका मास भी आपको ओरली याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इनका कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं करता है। डायरेक्ट बोलेगा कि 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया, बताओ इसके कितने मोल हो गए, कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो आपको यूरिया का मोलर मास आना चाहिए। तो उस केस में आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिनका मास ओरली याद होना चाहिए। अगर बेटा अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके इनको टाइम निकाल के याद करो, इनका मास और उनका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए किसका क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर, इसको इतना सोल्व करना, अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय।